नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। भारत बहुत ही ज्यादा विविध संस्कृतियों वाला एक देश है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आदिवासी और जनजाति परंपराओं को अक्सर हम पीछे छोड़ देते हैं या उनके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं, या हम ये मान लेते हैं कि शायद उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसको संजोने की जरूरत है। लेकिन भारत में तमाम ऐसे जनजाति समूह आज भी हैं जिनके ज्ञान को, प्रकृति के उनके संबंध को या प्रकृति के संबंध में उनकी जानकारी को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी ही प्रजातियां भारत के तमाम राज्यों में पाई जाती हैं आज भी, और उनके ज्ञान को और प्रकृति के साथ जो उनका गहरा संबंध है वो वास्तव में संजोने लायक है। अंडमान निकोबार का जिक्र मैं सबसे पहले यहां पर करूंगा, क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसी जनजातियां वहां पर आज भी हैं जो आग से अनभिज्ञ हैं। जी हां, वो आग जलाना आज भी नहीं जानते। आज हम साल 2023 में हैं, वो आज भी आग जलाने से अनभिज्ञ हैं। और साथ ही भारत सरकार ने उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से वर्जित घोषित कर रखा है, यानी कोई भी टूरिस्ट वहां पर नहीं जा सकता है। और ऐसा इसलिए फैसला भारत सरकार ने लिया क्योंकि कई बार जो लोग वहां पर जाते थे तो जो वहां का आदिवासी समूह है वो उनको घुसपैठिया समझकर सीधे जान से मार देते हैं। इसलिए भारत सरकार ने वहां पर आने जाने में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। अब मैं आता हूं आज के जो सबसे महत्वपूर्ण समुदाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो है कालबेलिया समाज। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का बहुत गहरा नाता या बहुत गहरा ज्ञान इन लोगों को आज से 100-150 साल पहले से। हालांकि ये मूलतः राजस्थान के निवासी थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में यानी उत्तर भारत में फैल गए, और मध्य प्रदेश में ये आज भी बहुत ही ज्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के गुना जिले जाएंगे तो इनकी बस्ती भी है। हालांकि इनकी बस्ती आमतौर पर अब पाई नहीं जाती है। उस बस्ती में अगर आप जाएंगे तो आप इनसे बातचीत करके ये समझ पाएंगे कि निश्चित तौर पर जो इनकी समझ है तमाम जीवों को लेकर, खासकर जो जहरीले जीव हैं उनमें किस तरह के गुण पाए जाते हैं, किस तरह से उनको पकड़ना है, किस तरह से उनको सुरक्षित रखना है, किस तरह से उनको बिना नुकसान पहुंचाए जंगल में छोड़ देना है, या अगर वो जहरीला जीव किसी को काट ले कि जैसे सांप, बिच्छू, तो उनके जहर से कैसे किसी को जड़ी बूटी की मदद से बचाया जा सकता है। हालांकि आजकल एंटीवेनम औषधियां काफी बन चुकी हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसे अस्पताल आपको देश में मिल जाएंगे जहां एंटीवेनम औषधियां या मेडिसिन नहीं उपलब्ध होती है। तो अब आप सोचिए, एंटीवेनम की जानकारी इन लोगों को नहीं, लेकिन जड़ी बूटियां कुछ ऐसी ये जानते हैं कि ये सांप के जहर का भी इलाज करना जानते हैं। इसके साथ ही इनको ये तक मालूम है कि सांप के लोकेशन को कैसे जाना जा सकता है। हालांकि जो जंतु वैज्ञानिक हैं उनको विशेष तौर पर इसकी महारत हासिल होती है, क्योंकि कई सालों की उनकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन इनको पैदाइशी इस बात का हुनर सिखाया जाता है कि सांप को कैसे ढूंढते हैं, सांप का बिल कहां पर होगा, और बिना उसको नुकसान पहुंचाए ये बिल से बाहर भी निकाल सकते हैं और उसको सुरक्षित तरीके से पकड़ भी सकते हैं। इनको यह तक मालूम होता है कि 5 मिनट के अंदर ही अगर सांप को किसी पेटी में बंद कर दिया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस तरह का इनका जो ज्ञान है जंतु वैज्ञानिक का या जंतुओं के संबंध में, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। इसके साथ ही वनस्पतियों का ज्ञान इनको बहुत बढ़िया है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी औषधि किस काम आती है। अगर किसी को पेट संबंधी विकार हो तो इन लोगों को पता है। साथ ही इनको यह भी पता है कि अगर कोई जहरीला कीड़ा काट के अगर आपको चला भी जाए, अगर आप उसको समझ भी नहीं पाए, तो भी ये सूजन के हिसाब से उसके लक्षण को देखते हुए कि अगर मान लीजिए आपको उल्टी हो रही है या आपको चक्कर आ रहा है, उस हिसाब से भी ये जड़ी बूटियों को दे सकते हैं। हालांकि जो इनके जो समुदाय के बुजुर्ग हैं उन्हीं को ही अब ये महारत हासिल है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है अब वो धीरे धीरे इन कामों को छोड़कर खेती या मजदूरी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो जो बुजुर्ग हैं उनको आज भी इस चीज की नॉलेज है। इसके साथ ही पंचायती सिस्टम आज भी कालबेलिया समाज में मिलता है। कालबेलिया समाज का वैसे सीधा संबंध नाथ संप्रदाय से है, मतलब शिव की उपासना करने वाला एक संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय की ही एक शाखा है ये कालबेलिया समाज। और साथ ही पंचायती परंपरा इनके यहाँ पर आज भी कि अगर मान लीजिए तलाक होना है तो ये कोर्ट नहीं जाते हैं, ये आज भी पंचायत बिठाते हैं। उसमें राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से के, हरियाणा के कुछ लोग पंचायतों में इकट्ठा होते हैं और फिर वहां पर फैसला लिया जाता है कि तलाक कैसे होगा। साथ ही अगर आपस में झगड़ा हो गया है तो जुर्माने का प्रावधान इन लोगों ने निश्चित कर रखा है, और ये पूरे समुदाय में नियम लागू होते हैं इनके। ये सिर्फ बात ये नहीं कि मध्य प्रदेश के नियम अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, इनके पूरे समुदाय में आप यूनिटी देखिए कि नियम वही है। आप चाहे राजस्थान चले जाइए, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे आप हरियाणा, नियम वही है कि अगर झगड़ा होगा
मामूली सा झगड़ा है तो 2 से 5,000 रुपए, अगर बहुत ज्यादा गंभीर झगड़ा हुआ है तो 50,000 से, और अगर बात आत्मघाती यानी जान से मारने की प्रयास तक है तो 2 लाख तक का जुर्माना ये लोग व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं। हालांकि पुलिस की बहुत कम ये मदद लेते हैं और पुलिस भी बहुत कम इनके मामलों में इंटरफेयर करती है, क्योंकि देखिए भारत सरकार की भी स्पष्ट गाइडलाइंस आदिवासियों के संबंध में या जनजाति समुदायों के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको बिना वजह के पुलिस भी परेशान नहीं कर सकती है। जी हाँ, ये प्रावधान है बकायदे, और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको समझाने के लिए या समझने के लिए मैंने आपको सबसे पहला उदाहरण दिया अंडमान निकोबार का, कि आज भी वहां पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आग से परिचित नहीं है, वो आग जलाना आज भी नहीं जानते हैं, और उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार इस पूरे भारत में किसी को नहीं है। अगर आप पर्यटक के तौर पर भी वहां जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है। विश्व का कोई पर्यटक वहां नहीं जा पाता। हाँ, 1-2 डॉक्टर्स थे जिनकी अच्छी जान पहचान या वो वहां पर भटके थे, कई बार उनके सीधे इंटरेक्शन उन आदिवासियों से हुए तो सिर्फ उनको इजाजत थी कि वही जा पाते थे, बाकी कोई नहीं जा सकता है। यहां तक कि सेना या पुलिस इनको भी जाने की इजाजत नहीं है। उस पूरे एरिया को छोड़ दिया गया है कि जो उनका इकोसिस्टम है उसी पर ही उनको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के तमाम ऐसे आदिवासी समूह हैं आज हमारे बीच में, जनजाति समूह हैं, जिनको हाशिए पर समझने से ज्यादा हमको ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो उसमें एक इतिहास में हमको एक टर्म पढ़ाया जाता था, सबल्टर्न यानी उपाश्रयवादी, कि हाशिए पर पड़े हुए लोगों की बात करना। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अगर आप उसके लिहाज से जो सबल्टर्न इतिहासकार हैं, कि जैसे सुमित सरकार का नाम इसमें सबसे ज्यादा मशहूर है, अगर आप उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें भी अंतर्द्वंद है। वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी कंफ्यूज हैं या कहीं ना कहीं इस बात पर भी उनका फोकस रहता है कि क्यों ना आदिवासियों को या जनजाति समूहों को उनको उनका फैसला लिया दें, जो उनका जीवन है उनको खुद इसका फैसला लेने दिया जाए कि उनको अस्पताल चाहिए या नहीं, उनको जंगल में सड़क चाहिए या नहीं, उनको किस तरह की स्कूल की जरूरत है। और आपने देखा होगा इसी तरह का प्रयोग एकलव्य फाउंडेशन ने किया है मध्य प्रदेश में, जो आदिवासी परंपरा के लिहाज से, चलचित्रों के लिहाज से जो एक शिक्षा का अलग ही प्रारूप है वो देने का प्रयास एकलव्य फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, और जिसको भारत सरकार बहुत सराहती है। और अगर आप बहुत बड़े, मैं एक तरह से कहूंगा जो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, अगर आप उनकी राय लेंगे तो भी एकलव्य फाउंडेशन की तारीफ वो लोग भी करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि शांति निकेतन की स्थापना कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 या 2 के आसपास। उसी तरह का पैटर्न एकलव्य फाउंडेशन का, मतलब अगर सारी बातों को मिलाया जाए तो ये कि जनजातीय और आदिवासी समूहों को ये समझने से कि वो पिछड़े हुए हैं, हमको ये समझने की जरूरत है कि क्यों ना उनके ज्ञान का भी लाभ उठाया जाए। क्यों ना हम ये भी माने कि कुछ ज्ञान उनके पास भी ऐसे हैं जिसको वर्तमान विज्ञान को या आधुनिक युग को समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो भी इतने सालों तक लगातार जीवन जी रहे तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी अपने आप को विकसित किया है, तो उनके ज्ञान को संजोते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरे साथ अविनाश कुमार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ स्वामी उमेश यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लवलेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमितेश गुप्ता मेरे साथ हैं, सर्वेश कुमार यादव हैं मेरे साथ, सुभाष मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ शर्मा जी एसीपी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नंदलाल यादव फौजी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जिस तरह से मैं आज चर्चा कर रहा था यहाँ पर, जिस तरह से कालबेलिया समाज है हमारे भारत का, कि हम अक्सर पिछड़ा हुआ वर्ग मान लेते हैं या मान लेते हैं कि लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये पूरी तरह से समाज से कटे हुए, ऐसा भी नहीं है। कुछ ज्ञान इन तमाम आदिवासी समूहों के पास, जनजाति समूहों के पास है, जिनको हमको सीखने की जरूरत है। कि अगर मान लीजिए आपके पास कभी कोई डॉक्टर ना हो तो आप क्या खुद का इलाज कर सकते हैं? आपको क्या ये पता है कि पेड़ों से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? और इसी के चलते देखिए जनजाति समूहों को पेड़ों से बहुत प्रेम है, क्योंकि वो उनके जीवन रक्षक है। वो सिर्फ उनको ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो सिर्फ उनको घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी नहीं देते हैं, वो उनके जीवन को बचाते हैं, उनको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाते हैं। इसलिए उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कालबेलिया समाज के बारे में जिस तरह से मुझे एक रोचक जानकारी उसमें मिली कि इनको जंतु विज्ञान की भी अच्छी समझ है, और साथ ही इनको वनस्पति के बारे में भी अच्छी खासी समझ है, कि जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं और जहरीले जानवरों के बारे में या जीवों के प्रकारों के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और साथ ही एक रोचक जानकारी इसमें यह भी थी कि जो चक्की का निर्माण किया गया था, चक्की के जो दोनों पाटे हैं जो गोल होते हैं, उनको बनाने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। हालांकि
बाद में धीरे धीरे जब आक्रांता आए तो क्रेडिट कहीं ना कहीं लोग फिर अपनी सभ्यता को देने लग जाते हैं। पश्चिमी सभ्यता अब इस बात का दावा करती है कि भारत में ज्यादातर चीजें उसने दी है। हल्दी तक में वो दावा करते हैं, यहाँ तक कि आम तक में दावा करते हैं कि भारत में इसकी खेती का प्रचलन हम लोगों ने ज्यादा किया। लेकिन चक्की के गोलाकार पाटों का श्रेय भी इसी समुदाय को जाता है, कालबेलिया समाज को। तो निश्चित तौर पर हर एक समुदाय का सम्मान करते हुए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कालबेलिया समाज के लोग आपको दिखें तो पिछड़ा मानने से बेहतर है आप भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और प्रेम के साथ आप उनका हमेशा अभिनंदन कीजिए। क्योंकि जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा होगा कि वो वनटांगिया समुदाय के पास जाते हैं अक्सर। दीपावली में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं। तो निश्चित तौर पर संदेश यही है कि हम सबको एक दूसरे को पिछड़ा हुआ मानने से ज्यादा बेहतर है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा खास ज्ञान है जिससे कि हम लाभ ले सकते हैं, एक दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं और जो कहीं को छूट गया है उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये छोटी मोटी खबरें कई बार कुछ छूट जाती हैं और हालांकि जो रूटीन की खबरें होती हैं, बड़ी पॉलिटिकल खबरें होती हैं या जो कुछ अपराध की बड़ी खबरें देश में घट रही होती हैं, प्रदेश में घट रही होती हैं, वो हम आपको लगातार देते रहते हैं। लेकिन इस तरह की कुछ सॉफ्ट स्टोरीज छूट जाती हैं जो लाइव के जरिए हम आपको देते हैं। आदिवासी खत्म नहीं हो जाएंगे, उनको पश्चिमी मॉडल का गुलाम बनाना कहां तक ठीक है? क्या हम उनके अस्तित्व का नाश नहीं कर देंगे? जनजाति समाज विलुप्त हो रहा है, क्या इस पर शोध नहीं करना चाहिए? इसी का मैंने अभी जिक्र किया। स्वामी उमेश, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली और इसीलिए मैंने सुमित सरकार का भी यहाँ पर जिक्र किया, जो कि सबल्टन के बहुत जाने माने इतिहासकार हैं, कि अगर आप उनकी इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वो खुद द्वंद में है कि भैया हम इनको शिक्षित करें या इनसे हमको कुछ सीखने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर आदिवासियों को बताने की जरूरत नहीं है, हमको उनसे पूछने की जरूरत है कि आपको अस्पताल चाहिए या नहीं चाहिए, आपको सड़क चाहिए या नहीं चाहिए। हर चीज थोपी नहीं जाती है, क्योंकि अगर आप हर चीज थोपते हैं तो फिर जब हम लोकतंत्र में ये कहते हैं कि भैया सरकार हम पर कुछ चीजें थोप रही है, तो फिर तो आप वही काम किसी और के साथ आप कर रहे हैं ना। कि अगर आपने 4 कक्षाएं आपने पढ़ ली हैं, 8वीं तक आपने पास कर ली, 10वीं पास कर गए, 12वीं पास कर गए और आप सोचने लगे भैया आदिवासी से मैं तो बहुत ऊपर हूं, तो ये सोच हमको बदलने की जरूरत है। इसलिए मैंने इस लाइव को किया भी और कालबेलिया समाज का मैंने जिक्र भी इसलिए मैंने यहां पर किया। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गुलाम वास्तव में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास आज भी कुछ ऐसी मौलिक ज्ञान की धातियां हैं या कहें कि उनके पास कुछ ऐसा मौलिक ज्ञान है जिसको हम सबको सीखने की जरूरत है और शिक्षा में उसको शामिल करने की भी जरूरत है। हमको ये बताने की जरूरत है कि जो जंगल में रहता है वो पिछड़ा हुआ नहीं है, वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध प्रकृति के साथ रखता है। आप देखिए जो तमाम बड़े बड़े वक्ता हैं वो अच्छे अच्छे भाषण देकर नोबेल जीत जाते हैं, क्योंकि वो उसमें बात कर रहे हैं भैया पेड़ बचा लीजिए, हमको पेड़ लगाने चाहिए। और जो आदिवासी जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, उनको पिछड़ा हुआ बोलते हैं। तो हमको भी अपनी सोच में समय के साथ लगातार कुछ लचीलापन रखना चाहिए। शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं कि आप कठोर हो जाएं और आप ये सोचें कि नहीं जो पश्चिम कर रहा है वही सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और लगातार आप सब भी अपने विचारों को साझा करते रह कीजिएगा। और जब भी कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके दिमाग में आए आप एक बार मेरे साथ यहाँ पर जब भी वॉल में जुड़ते हैं आप मुझे सजेस्ट कीजिए, निश्चित तौर पर उन पर भी आपके साथ मैं यहाँ पर जरूर बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।